हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अवर मेन लीड चोए सेहुन की एंट्री से। चोए सेहुन एंटरटेनमेंट कंपनी का सक्सेसफुल सीईओ है, जो कि अपने मिडास टच के लिए जाना जाता है। जैसे वो किसी भी पर्सन को सड़क से उठाकर रातों रात सेलिब्रिटी बना सकता है। चोए सेहुन बहुत ही प्राउडी, रिच और सेल्फ एब्जॉर्ब पर्सन है। सेहुन एक कंपनी में जाता है। उस कंपनी का सीईओ जेंग और डायरेक्टर सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। ड्रामा में से एक्टर को चेंज करने का डिसीजन ले रहे थे। तभी वहां सेहुन आता है। सीईओ और डायरेक्टर उसे देखकर चौंक जाते हैं और सीईओ सेयुन थोड़ा डरते हुए सेहुन से कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं और डायरेक्टर मीटिंग कर रहे थे, तुम कभी और अपॉइंटमेंट लेकर मिलना। पर सेहुन उनकी बातें नहीं सुनता और कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। सीईओ यून और डायरेक्टर, क्या आपको नहीं पता कि मैंने इस प्रोजेक्ट में 70% इन्वेस्ट किया है? डायरेक्टर, आप ड्रामा में से जीवोन को रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह ड्रामा में नामयुग को ले रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रीजन बताएंगे? डायरेक्टर, नामयुग को ड्रामा में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो उसे स्टार बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसके डैड ने डायरेक्टर को ब्राइब भी दी है। पर डायरेक्टर सेहुन से कहते हैं कि इस रोल के लिए जीवोन फिट नहीं है। सेहुन डायरेक्टर को नामयुग का पोस्टर दिखाता है। डायरेक्टर कहते हैं, सी, नामयुग बिल्कुल परफेक्ट है इस रोल के लिए। सेहुन उन्हें अनदर पोस्टर दिखाता है नामयुग का। एक्चुअली में फर्स्ट पोस्टर जो उसने दिखाया था वो नामयुग का था, पर उसने उसमें जीवोन का फोटो लगा दिया था। और सेहुन उन्हें बताता है कि जब वो कंपनी में आ रहा था तो उसने हॉलवे में नामयुग का पोस्टर लेकर उस पर जीवोन का फोटो लगा दिया था। इसलिए सीईओ यून और डायरेक्टर, आप आराम से सोचकर मुझे आंसर देना कि ड्रामा में आपको किसे ऐसा एक्टर लेना है। देन वो कंपनी से बाहर आ जाते हैं। सेहुन का सेक्रेटरी उससे कहता है, सर आप बाहर क्यों आ गए? आपको वहीं रहकर अच्छे से डिसीजन लेना था। अगर वो लोग ने हमारे अगेंस्ट डिसीजन लिया तो हमें बहुत नुकसान होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। सेहुन सेक्रेटरी को सर पर हिट करके कहता है, तुम कुछ नहीं समझते, अभी कंट्रोल सारा हमारे हाथों में है, क्योंकि हमने 70% इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट में। फिर सेहुन सेक्रेटरी से फोन निकालने को कहता है। सेक्रेटरी अपना फोन उसे देता है। वो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करता है। 5, 4, 3, 2, 1। काउंटिंग पूरी होने के बाद भी किसी का कॉल नहीं आता तो सेक्रेटरी ही सेहुन को सुनाने लगता है कि मुझे पता था कोई फोन नहीं आएगा। तभी सीईओ यून का कॉल आता है और सेक्रेटरी की बोलती बंद हो जाती है। सेहुन फोन सेक्रेटरी को देता है। सीईओ यून सॉरी बोलते हैं अपनी गलती के लिए। देन ड्रामा में एंट्री होती है ड्रामा की फीमेल लीड की, ई रियोंग की। ई रियोंग गुड हार्टेड गर्ल है जो सभी की हेल्प करती है। वो आइसोलेटेड माउंटेन्स पर अकेली रहती है। वो फर्स्ट टाइम सोल आती है। सेयुन और यूरोंग दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, पर उन दोनों में दो थिंग्स कॉमन हैं। फर्स्ट, वो दोनों को ही पहले कभी लव नहीं हुआ, हमेशा से ही सिंगल हैं। सेकंड, वो दोनों अकेले रह रहे हैं फिजिकली और मेंटली कई सालों से। सेहुन डॉक्टर के पास जाता है। वो उसका फ्रेंड भी है और उसका डॉक्टर भी। सेहुन डॉक्टर का रेगुलर कस्टमर भी है। डॉक्टर जोंग सेहुन से बहुत परेशान है, इसलिए जब भी वो आता है तो वो उसकी नहीं सुनते, बल्कि ड्राइंग बनाने लगते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सेहुन डॉक्टर से कहता है, ये वर्ल्ड बहुत ही सेल्फिश है। अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने गार्ड को ऑफ करेंगे तो हम पर अटैक हो जाएगा। सेहुन अपनी बकबक में लगा ही था। तभी वो नोटिस करता है कि डॉक्टर जोंग तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे। सेहुन कहता है, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? डॉक्टर जोंग कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सुन रहा हूँ और तुम इस वर्ल्ड को जितना सेल्फिश समझ रहे हो वो है नहीं। सेहुन कहता है, तुम सही हो, और वो डॉक्टर जोंग को उनके सारे फेलियर के बारे में बताकर फ्रस्ट्रेट कर देता है। फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर जोंग सेहुन से पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? सेहुन कहता है, कोई हॉस्पिटल क्यों आता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता ट्रीटमेंट के लिए? डॉक्टर जोंग कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सेहुन कहता है, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम के बारे में पता हो तो वो डॉक्टर के पास क्यों आएगा? डॉक्टर सेहुन से बहुत परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं
क्या तुम यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान करने आए हो? सेहून कहता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। डॉक्टर जोंग मन में सोचते हैं, ये पागल है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसका ट्रीटमेंट करते करते मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। तभी सेहून को सेक्रेटरी का कॉल आता है, पर वो रिसीव नहीं करता। सेक्रेटरी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि सेहून कॉल रिसीव नहीं कर रहा और इधर शूटिंग पर से सेहून की कंपनी की एक गर्ल मिंजू भाग गई है। सेक्रेटरी और गार्ड्स मिंजू को फॉलो कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। मिंजू रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स करती उसके लिए पे बेचारे सेक्रेटरी को करना पड़ रहा था। फाइनली गार्ड्स और सेक्रेटरी मिंजू को पकड़ लेते हैं। मिंजू चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, ये लोग किडनैपर्स हैं, मुझे किडनैप कर रहे हैं, कोई मुझे बचाओ। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सेक्रेटरी सबसे कहने लगा था ये लड़की झूठ बोल रही है, पर तभी वहाँ ईरियोंग आकर मिंजू की हेल्प करने के लिए बिना पूरी स्टोरी जाने सेक्रेटरी के सर में डंडे से मार देती है। इधर डॉक्टर जोंग सेहून की बातों से परेशान होकर खुद को दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और कहते हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने एक पेशेंट की बातें सुनकर पागल हो रहा हूँ। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे सेहून मेरे पास नहीं आए दोबारा? देन सेहून सेक्रेटरी को कॉल करता है। सेक्रेटरी उसे सब बता देता है, पर अगेन सेक्रेटरी की पूरी बात सुने बिना ही सेहून फोन कट कर देता है और मिंजू को ढूंढने चला जाता है। सेक्रेटरी को सेहून पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी। फिर सेक्रेटरी की नजर ईरियोंग पर पड़ती है और उसे आइडिया आता है सेहून के गुस्से से बचने का। सेक्रेटरी ईरियोंग से कहता है, तुम्हारी वजह से मिंजू भाग गई और तुमने मेरे सर में भी मारा, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ शूट पर चलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर सेक्रेटरी नाटक करने लगता है, मेरे सर में लग गई है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। ईरियोंग शूट पर जाने के लिए मान जाती है और सेक्रेटरी के साथ कंपनी में पहुंचती है। इधर सेहून को भी मिंजू मिल जाती है और वो उसे वापस कंपनी में ले आता है। फिर सेहून की नजर ईरियोंग पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। डॉक्टर जोंग अभी भी डॉक्टर के पास है और वो उस डॉक्टर से सेहून की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं सेहून अपने आप को बहुत स्मार्ट पर्सन समझता है, उसके पास सब कुछ है, इसलिए अब उसे अब कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो उसके पास ना हो और तभी सेहून सुधरेगा। कंपनी में मिंजू का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। तभी वहाँ एक पर्सन आकर सेहून से साथ चलने को कहता है। सेहून उसके साथ जाता है और देखता है कि ईरियोंग सामान फेंकने लगी है क्योंकि अभी तक उसे उसके क्लॉथ नहीं दिए गए पहनने के लिए। सेहून को नहीं पता कि ईरियोंग ऐसा क्यों कर रही है, तो वो उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है। सभी लोग सेहून को अंदर जाने से रोकते हैं, पर सेहून उनकी बात नहीं सुनता और ईरियोंग के पास चला जाता है और उसे रोकने की कोशिश करते टाइम वो उसे विदाउट क्लॉथ्स देख लेता है। ईरियोंग उसे जोर से पंच मारती है और वो एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। सेहून को होश सीधा अपने ऑफिस में आता है। सेक्रेटरी उसे सब कुछ समझाता है कि ये सब कैसे हुआ और कहता है ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। इधर ईरियोंग भी सेहून के ऑफिस में होती है और उसे दूसरे क्लॉथ्स दे दिए जाते हैं पहनने के लिए। सेहून और सेक्रेटरी उससे बात करने आते हैं। ईरियोंग उनसे अपने क्लॉथ्स वापस मांगती है। सेहून उसे चुपचाप बैठने को कहता है। वो दोनों क्लॉथ्स और पंच की बात को लेकर झगड़ा शुरू कर देते हैं। सेक्रेटरी उन दोनों को शांत रहने को कहता है और वो उन दोनों को बैठा देता है। सेहून जब अच्छे से ईरियोंग का फेस देखता है तो उसे लगता है कि ये परफेक्ट स्टार बन सकती है और वो उसे स्टार बनाने का डिसाइड करता है। सेहून ईरियोंग से कहता है, गलती तो तुम्हारी थी, पर ज्यादा गलती मेरी थी और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हें रेस करना चाहता हूँ। ईरियोंग कहती है, पर मैं तो पहले से ही बड़ी हूँ। सेक्रेटरी उसे समझाते हैं कि बॉस का मतलब है कि वो तुम्हें स्टार बनाना चाहते हैं। ईरियोंग उसके ऑफर को मना कर देती है और कहती है, तुम बस मुझे मेरे क्लॉथ्स वापस दे दो। सेहून कहता है, तुम बस क्लॉथ्स के बारे में बात कर रही हो। ईरियोंग पूछती है, तो मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए। ईरियोंग वहाँ से जाने लगती है, पर सेहून उसे रोकता है, जिससे ईरियोंग उसे जोर से धक्का मारती है। सेहून अगेन बेहोश हो जाता है। ईरियोंग को लगता है कि उसकी वजह से सेहून को कुछ हो गया। सेक्रेटरी ईरियोंग से कहते हैं, तुमने मेरे मन की कर दी, मैं कब से सेहून को धक्का देना चाहता था।
फिर वो ईरियोंग को वहां से जाने को कहता है। ईरियोंग वहां से चली जाती है। सेक्रेटरी मौके का फायदा उठाकर सेहून को स्लीपर मारकर उठाने ही वाला होता है, पर तभी उसे होश आ जाता है और सेक्रेटरी से ईरियोंग के बारे में पूछता है। सेक्रेटरी कहता है ईरियोंग तो भाग गई। सेहून कहता है वो ऐसे कैसे भाग गई, तुम एक लड़की को नहीं पकड़ पाए? फिर सेहून खुद ही ईरियोंग को ढूंढने निकल जाता है और उसे वो बाहर बस स्टॉप पर मिलती है। सेहून उसके पास जाकर उसे जाने से रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईरियोंग सीईओ यून को और उनके साथ लॉयर को बुला लेती है और सेहून पर हैरेस और किडनैप करने का ब्लेम लगाती है। सेहून सेक्रेटरी को साइड में खींचकर पूछता है ये क्या चल रहा है। देन सेक्रेटरी सब पता करके सेहून को सीईओ यून और ईरियोंग के कनेक्शन के बारे में बताता है। कहता है सीईओ यून माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए जाते हैं, पर इससे उनका वेट कम नहीं होता। एक बार वो रात के टाइम फॉरेस्ट में खो गए थे, तभी वहां उन्हें ईरियोंग मिली थी और ईरियोंग ने ही उन्हें बचाया था। सीईओ यून ने ईरियोंग को पैसों का ऑफर दिया उनकी जान बचाने के लिए, पर ईरियोंग ने वो पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वो बिना मेहनत के अमीर नहीं बनना चाहती। देन सेहून अपनी टीम से ईरियोंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो सेहून को बताता है कि ईरियोंग एक विलेज में रहती है। सेहून उससे मिलने जाता है तो रास्ते में उसे एक शॉप मिलती है, जहां वो शॉपकीपर से ईरियोंग के घर का एड्रेस पूछता है। शॉपकीपर कहता है ईरियोंग पहाड़ पर रहती है, वहां तुम्हारी कार नहीं पहुंच पाएगी। सेहून शॉपकीपर की बात नहीं मानता और वो ईरियोंग के घर जाने के लिए कार से ही चल पड़ता है, पर थोड़ा आगे जाकर रास्ता ही नहीं होता तो उसे चलकर ही जाना पड़ता है। पहाड़ पर पहुंचकर उसे कोई घर नहीं दिखाई देता तो वो ईरियोंग का नेम लेकर चिल्लाता है। सेहून थक जाता है पर पहाड़ पर उसे कोई घर नजर नहीं आता तो वो थक कर वहीं गिर पड़ता है। तभी उसे थोड़ा दूर पेड़ों के बीच एक घर नजर आता है। सेहून उस घर पर पहुंचता है और आवाज देता है, पर घर के अंदर से कोई नहीं आता तो सेहून वहीं बैठकर ईरियोंग का वेट करने लगता है। इधर सेक्रेटरी सेहून को कॉल करता है, पर नेटवर्क नहीं होने की वजह से कॉल नहीं लगता। सेक्रेटरी को सेहून की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, बल्कि वो तो खुश होता है क्योंकि वहाँ सेहून नहीं है। सुबह से रात हो जाती है और सेहून ईरियोंग के घर के बाहर बैठकर उसका वेट करता रहता है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो डरता हुआ फॉरेस्ट में देखने लगता है। तभी उसे तालाब में ईरियोंग दिखाई देती है। सेहून को लगता है कि वो तालाब में डूब रही है, पर ऐसा नहीं होता। सेहून उसे बचाने के लिए तालाब में जंप करता है। ईरियोंग सेहून को देखकर चिल्लाने लगती है और उसे देखकर सेहून भी चिल्लाने लगता है। ईरियोंग जल्दी से तालाब से निकल आती है, पर सेहून डूबने लगता है। ईरियोंग सेहून को बचाती है और उसे अपने घर ले आती है। भीगने की वजह से सेहून की तबीयत खराब होने लगती है। ईरियोंग बड़ी मुश्किल से उसके क्लॉथ्स चेंज करती है। सेहून को जब होश आता है तो वो ईरियोंग से पूछता है, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे क्लॉथ्स कहाँ हैं? ईरियोंग उससे सब बताती है और कहती है ये मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेहून कहता है तुम एक लड़की होकर इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो कि एक गाय के क्लॉथ्स उतार दो? ईरियोंग कहती है मैं तुम्हें गीले क्लॉथ्स में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी और तुम मुझे रियल रीजन बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए। सेहून कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। ईरियोंग समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे सोने को कहती है। सेहून उससे अपने क्लॉथ्स वापस मांगता है। ईरियोंग उसे अपने ग्रैंडफादर के क्लॉथ्स दे देती है। जब रात को सेहून रूम में अकेला होता है तो वो डर जाता है। उसे अपने रूम में सांप भी दिखाई देता है। सेहून जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ईरियोंग को बुलाता है। जब ईरियोंग रूम में आती है तो वो उसे बताती है कि वो स्नेक नहीं बल्कि एक रस्सी है। सेहून कहता है पर मैंने सच में सांप देखा था। ईरियोंग रूम से जाने लगती है तो सेहून उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ रूम में रुकने को कहता है। ईरियोंग उससे कहती है मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे बचपन से ही सिखाया गया है कि 7 साल के बाद एक लड़का और लड़की को साथ में नहीं रहना चाहिए। सेहून कहता है आजकल इन बातों पर कोई बिलीव नहीं करता और उसे वहीं रुकने को रिक्वेस्ट करता है, पर ईरियोंग नहीं मानती। सेहून उसका हाथ पकड़े ही रहता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। खींचताने के बीच ईरियोंग गिर पड़ती है और सेहून उसके ऊपर गिरता है और सेहून ईरियोंग को ही देखता रह जाता है।